केवल राष्ट्रपति चल रहा था और राष्ट्रपति में क्या क्या बता दिया आपको, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति चल रहा था और राष्ट्रपति में क्या क्या बताया, पहला पॉइंट बताया कि राष्ट्रपति संघ का एक राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति का करेगा कृति का वो होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता दिया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन इसकी योग्यताएं बता दी है और योग्यताओं के साथ के शपथ के बारे में भी बता दिया है। निर्वाचन में आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से मेथड से कर सकते हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से कर, कौन सा मेथड काम करता है, अप्रत्यक्ष चुनाव आनुपातिक मेथड को काम करता है। मेथड को बताया राष्ट्रपति के चुनाव कौन सा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल चक्रवालीय मतदान का सिंगल ट्रांसफर वोटिंग सिस्टम काम करता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। और निर्वाचन मंडल में कौन सा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, मतलब कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है, संसद के दो सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के परिषद में विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित किनको बताए थे, एक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दूसरे राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और तीसरा बताया दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। मैंने आपको बता दिया था। दिल्ली के लिए विधानमंडल का गठन किया गया था, इसके लिए संविधान संशोधन है, पौंडीचेरी के लिए संविधान संशोधन है और इन दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का संविधान संशोधन, तीनों संविधान संशोधन था। तो दिल्ली के लिए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा एक निर्वाचन मतलब एक विधानमंडल का प्रावधान किया गया, संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली के लिए और पौंडीचेरी के लिए 14वां संविधान संशोधन, इन दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में 70वें संविधान संशोधन द्वारा इन दोनों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर दिया। योग्यता के लिए आपको बताया था कहाँ की नागरिकता होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और दिव्यांग पात्र हो और नाम के कर्मकर्ता हो और लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हमारी 35 वर्ष। तो इतनी हमारी योग्यता हो जाती है राष्ट्रपति के लिए। शपथ के बारे में बताना, राष्ट्रपति को शपथ को दिलाते हैं, भारत के मुख्य नागरिक की शपथ दिलाते हैं। इनके अलावा कार्यकाल बता दिया आर्टिकल 56 कार्यकाल में बता था राष्ट्रपति कितने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे, 5 वर्ष तक बने रहेंगे। 5 वर्ष से पहले समाप्त हुआ हो तो इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे राष्ट्रपति और कैसे अचानक मृत्यु हो जाए। महाभियोग बता दो कौन से आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया बताई, 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई। कोई राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पूरा ना हुआ हो, मृत्यु हो गई हो बीच में ही, डॉक्टर फाखुद्दीन अली अहमद दो न्यायाधीश हैं जो हमारे मतलब राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ और बीच में उनकी मृत्यु हो गई। इधर यहाँ तक हो गए। इसके आगे देख लेते हैं, अब आगे देखते हैं, पहले देखते हैं राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, महाभियोग कहलाती है। अंग्रेजी में को कहते हैं इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रक्रिया होती है तो क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इम्पीचमेंट। आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में बताई गई है, तो अनुच्छेद हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया बताई गई। अब राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होगी तो सीधी सी बात है, ये कहाँ प्रक्रिया चलती है, ये संसद में चलती है। इसीलिए महाभियोग को क्या कहते हैं, संसद में चलने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। संसद में चलने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखो।
साइन क्या होगा इस वाले लिस्ट में जो साइन नहीं यहाँ पर ये आपके लोगों के बाकी ये ना तो जिनके साइन ना हो फीडबैक वाला है, फीडबैक वाला जिसके जिसके साइन ना हो वो जो है एक बार देखते और उसको साइन करते हैं, ये नाम बगल में साइन करते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने भर तो दिया है लेकिन आगे साइन नहीं किए हैं, तो जिन्होंने साइन नहीं किए हैं वो अपने देख लें साइन करते हैं, ठीक है। तो में एक तो ये हमारा है देख लेना, ठीक है। इसके आगे तो देखो पहला पॉइंट, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के संबंधित को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। आर्टिकल आपको पहले कौन सा है, एकल है। और दूसरी बात ये क्या है, संसद में चलने वाली, पहला पॉइंट ये था इम्पीचमेंट की प्रक्रिया कहाँ चलती है, संसद में चलती है। ऐसी प्रक्रिया है न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या, न्यायिक यानी कि न्यायपालिका से संबंधित है। लेकिन यह है कि महाभियोग, महाअभियोग, अभियोग किसको कहते हैं, मुकदमे को अभियोग कहते हैं, किसी पर अभियोग चलाना मतलब मुकदमा चलाना। और ये कहता महाअभियोग है सबसे बड़ा अभियोग, सबसे बड़ा मुकदमा है। तो मुकदमा कहाँ चलता है, मुकदमा तो न्यायपालिका में चलता है, लेकिन ये वाला मुकदमा कहाँ चल रहा है, ये संसद में चल रहा है। तो है तो मुकदमा लेकिन चल कहाँ रहा है, संसद में चल रहा है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अर्ध न्यायिक कहते हैं। अगर ये मुकदमा पूरी तरीके से न्यायिक होता तो कहाँ चलता, न्यायपालिका में चलता, लेकिन न्यायपालिका में नहीं चल रहा ये वाला मुकदमा, ये कहाँ चलता है, ये संसद में चलता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, संसद में चलने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो इसके कोई ना कोई आधार तो होगा। ऐसी थोड़ी कि बस राष्ट्रपति को हटाने को बस मन हो रहा है, राष्ट्रपति को हटा देते, कोई ना कोई आधार होगा। तो इसका आधार क्या होता है, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार शासन प्रणाली नहीं चला रहे हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ कौन सी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगला पॉइंट आना है महाभियोग का प्रस्ताव। तो महाभियोग के लिए जो प्रस्ताव आएगा, सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है या नहीं किया है। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। ध्यान रखना है, ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, संसद के किसी भी सदन में। मतलब अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव चाहे लोकसभा में ले आए चाहे राज्यसभा में ले आए, ठीक। तो ऐसा प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, शुरू किसी भी सदन में किया जा सकता है। लेकिन इसको लाने से पहले कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को पहले बताएंगे या नहीं बताएंगे। राष्ट्रपति को पहले बताएंगे कि भाई तुम्हें हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं, इस वजह से जो आपको पहले बता दे रहा है ताकि अचानक पता लगे राष्ट्रपति आगे बैठे हुए हैं और प्रस्ताव आ गया और अरे आज बता दिए तुरंत ना सहन कर पाते, दिक्कत हो जाए। ऐसे क्या करेंगे, पहले बता देंगे। ऐसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति को 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। मतलब आज सूचना दी जाएगी कि हम आपको हटाने का प्रस्ताव लेके आएंगे, तो 14 दिन के बाद ही ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा। 14 दिन से पहले ऐसा प्रस्ताव लेके आया जाएगा, तो 14 दिन की पूर्व सूचना दी जाती है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राष्ट्रपति छोटा मोटा अधिकारी है, बहुत बड़ा अधिकारी हो गया, बहुत बड़ा भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी यही होता है राष्ट्रपति। तो कोई एक सांसद राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है क्या? एक सांसद को तो नहीं लाने देना चाहिए, इतना कमजोर ना बनाया राष्ट्रपति ने। कोई एक सांसद जो था और राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव ले आया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जिस सदन में लाया जाना है, चाहे राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, जिस सदन में लाया जाना है उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों के 1/4 सदस्यों के उस प्रस्ताव पर क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। मतलब जैसे मान लिया राष्ट्रपति को हटाना है और राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिए कहाँ शुरू हो रहा है, राज्यसभा में शुरू हो रहा है। तो राज्यसभा की सदस्य संख्या कुल कितनी है, 245। 245 इस समय है, मैक्सिमम हो तो 250 सकते हैं, लेकिन इस समय कितने हैं, 245 है। तो 245 का पहले ये चौथाई निकालो, कितना आ जाएगा, 4 3 24, 4 1 4 और पॉइंट में कुछ आएगा। तो पॉइंट यानी कि 61 पॉइंट कुछ आएगा, 61 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब कम से कम 62 लोग पहले इस प्रस्ताव पर क्या करें, हस्ताक्षर करें कि यहाँ राष्ट्रपति को हटा देना चाहिए और ऐसा प्रस्ताव पर चर्चा करें। तो प्रस्ताव लाने के लिए
14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देंगे और सूचना देने के साथ साथ उस प्रस्ताव पर कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर राज्यसभा में आएगा तो इतने लोग होने चाहिए और लोकसभा में आएगा तो लोकसभा में कितने लोग हैं? 543 का 1/4 निकालेंगे, जितने लोग आ जाए, ठीक है, इतने लोगों के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए। और जब ये प्रस्ताव पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, 14 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। अगर प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाए दोनों सदनों में अलग अलग, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती है। मतलब राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो पहला तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 130। दूसरा वर्ड, ये संसद में चलने वाली कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद में इसको राष्ट्रपति को कहाँ हटाते हैं? संसद के द्वारा हटाते हैं। अर्ध न्यायिक इसलिए कहते हैं क्योंकि अभियोग तो है, मुकदमा तो है, लेकिन ये मुकदमा न्यायपालिका में नहीं चल रहा है, ये मुकदमा कहाँ चलता है? संसद में चलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक कह देते हैं। आधार अगर पूछा जाए, आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण या संविधान का उल्लंघन। प्रस्ताव लाने के लिए संसद के किसी भी सदन में इसकी शुरुआत हो सकती है। प्रस्ताव लाने के लिए 14 दिन पूर्व की सूचना दी जाएगी। अगर कम से कम 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, उसके बाद प्रस्ताव की चर्चा होगी, अन्यथा प्रस्ताव की चर्चा नहीं होगी। इतने लोग उस पर हस्ताक्षर करें, उसके बाद सदन में वोटिंग कराई जाएगी। अगर सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित हो गया तो ये प्रस्ताव इस सदन से पारित मान लिया जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? फिर सेकंड हाउस में जाएगा, दूसरे वाले सदन में जाएगा, और जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में भी अगर सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। ठीक है, ये होती है महाभियोग की पूरी प्रक्रिया। आज तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया ही नहीं गया, हटना बहुत दूर की बात है। ठीक है, भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ आज तक महाभियोग की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई। 75 वर्षों के इतिहास में आज तक जाने हो, 75 वर्षों के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव आया था भी, लेकिन वो भी हो गया खारिज। ठीक है, तो राष्ट्रपति के खिलाफ तो ऐसा कोई प्रस्ताव आज तक आया नहीं। देखिए हम ध्यान रखिए, आर्टिकल पूछा कितना है? 61। कौन सी प्रक्रिया है? संसद में चलने वाली आंतरिक प्रक्रिया। इस प्रस्ताव की शुरुआत कहाँ होगी? किसी भी सदन में हो सकती है। कितने दिन पूर्व की सूचना देंगे? 14 दिन पूर्व की सूचना देंगे। उस सदन की 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें, उसके बाद होती है वोटिंग, और वोटिंग में बहुमत कितना चाहिए? टोटल सदस्य संख्या का 2/3, यानी कि 245 का 2/3 कितने से पारित होगा, और लोकसभा में 545 का 2/3। इतने से अगर कम वोट मिल जाएगा तो राष्ट्रपति नहीं हटेगा। इतने वोट इसका 2/3 निकालेंगे, जितना की संख्या अपना पूरा बात कर देना, जितना भी निकल जाए उतने वोट अगर मिल जाएंगे और इतने प्रस्ताव से अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया। क्लियर की बात है? इसको नोट कर लो, ऐसे करके लिखो, चाहे लिख लो। सेकंड ऑर्डर दूसरा सदन, ये वाली पहले एक सदन में प्रक्रिया करोगे, फिर ये दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन में डायरेक्ट वोटिंग हो जाएगी। ठीक है, दूसरे सदन में डायरेक्ट वोटिंग हो जाएगी। अगर इतना ही बहुमत मिल जाए तो पारित हो जाएगा। जैसे मान लिया राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया तो राज्यसभा में लाने के लिए 14 दिन की तो राष्ट्रपति को सूचना दे देंगे। उसके बाद राज्यसभा की 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, फिर राज्यसभा में वोटिंग होगी। अगर राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या में 2/3 यानी कि कितने वोट अगर मिल जाएगा पक्ष में तो यहाँ से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। फिर ये कहाँ जाएगा? तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में वोटिंग होगी। लोकसभा में भी अगर 2/3 वोट मिल जाए, यानी कि इतने 545 का इतने वोट मिल जाए तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। ये प्रक्रिया होती है राष्ट्रपति पर महाभियोग। क्लियर? और ये ध्यान रखो, बहुत से पदाधिकारी ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाएगा, ठीक है, जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाएगा, इलेक्शन कमिश्नर पर महाभियोग चलाएगा। ये चीज याद रखो, महाभियोग शब्द जो है इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इम्पीचमेंट। ये इम्पीचमेंट शब्द संविधान में केवल और केवल अनुच्छेद 61 में ही है, और ये प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए है। बाकी किसी पर भी महाभियोग नहीं चला जाता है। उनको सबको क्या कहते हैं? रिमूवल कहते हैं।
लेकिन क्योंकि प्रक्रिया काफी हद तक सेम रहती है, इसीलिए कई बार बोल देते हैं कि न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया गया। जैसे कि वो हाईकोर्ट के न्यायाधीश चर्चा में यशवंत वर्मा उन पर बोल देते हैं उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। संविधान की भाषा में वो महाभियोग नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि महाभियोग की प्रक्रिया किसमें चलाई जाती है, तो मतलब वो न्यायाधीश भी मिल जाए, राष्ट्रपति भी मिल जाए, इलेक्शन कमिश्नर भी मिल जाए, बहुत से पदाधिकारी मिल जाए। तो महाभियोग किसमें चलता है? केवल और केवल राष्ट्रपति पर, बाकी किसी पर नहीं चलता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। लेकिन राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया नोट कर लिया, ऐसे लिख लो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद लिखो, कौन सा? 61 संसद में चलने वाली आम न्यायिक प्रक्रिया है। आधार अगर पूछा जाए कि किस आधार पे हटाते हैं, तो आधार कौन सा होता है? संविधान का अतिक्रमण। कैसे करके हटाते हैं? संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव आ सकता है, 14 दिन पूर्व की सूचना देंगे, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 वोट से पारित होना चाहिए। इसके बाद दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे में भी अगर इतने से पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटा दिया जाएगा। और एक चीज ध्यान रखनी है कि पूरा का पूरा प्रोसेस एक ही सत्र में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो सत्र नहीं चेंज होना चाहिए। जैसे अभी मानसून सत्र चल रहा है, अगर ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो मानसून सत्र पे ही कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि प्रस्ताव मानसून सत्र में लेके चले जाए, बाद में वोटिंग करा रहे हैं तो शीतकालीन सत्र में करा रहे हैं, ऐसा नहीं करा। 3 सत्र चलते हैं तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस ये ही सत्र में कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे आप लोगों का प्री मेंस इंटरव्यू ये वही सत्र में होना चाहिए। पता लगे प्री देखे गए, मेंस देखे गए, इंटरव्यू रह गए, अगर मेन इंटरव्यू 2026 वाला देखेंगे। ठीक है, इस बार प्री मेंस हो गया, इंटरव्यू 2026 वाला देखेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? ये ही सत्र में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये चीज यहाँ पर होती है, ये ही सत्र में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसके आगे देख लेते हैं राष्ट्रपति के संबंध में और कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, किस तरीके से क्या क्या काम राष्ट्रपति के लिए किए जाते हैं। अगला आ जाता हमारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद। जैसे मान लिया राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो चुनाव से संबंधित कोई विवाद भी हो सकता है। जैसे मान लिया राष्ट्रपति ने चुनाव लड़ा है तो राष्ट्रपति ने गलत तरीके से चुनाव लड़ दिया है या किसी तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन देके चुनाव लड़ा दिया है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आर्टिकल 71, ये आर्टिकल ध्यान रखना है आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 पदाधिकारी बताए गए हैं, एक है राष्ट्रपति और दूसरे 2 हैं उपराष्ट्रपति। 2 पदाधिकारी हो जाएंगे, कौन है? राष्ट्रपति और दूसरे कौन हो जाएंगे? उपराष्ट्रपति। इन 2 के संबंध में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो ये विवाद चुनाव से संबंधित अगर हो तो इस विवाद को सुनने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? इसको सुनने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास। मतलब अगर जैसे मान लिया किसी सांसद या विधायक से संबंधित किसी तरीके का क्या हुआ, और एक चीज और आप लोग कुछ थोड़ी सी शिकायतें भाई आ रही है, हमारे सुनने में भी आई है और हमें बताया भी गया है। अपने क्लास में डिस्टर्ब ना किया करो। मान लिया अगर कोई भी कुछ बात करना हुआ है, कुछ हुआ करे तो हमें बताई गई है, क्योंकि पड़ोस में कोई जगह बैठा हुआ दूसरा तो उसको डिस्टर्बेंस होती है, तो कोशिश किया करो डिस्टर्ब ना किया क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश ये किया करो अगर कुछ अगर बात करना कुछ भी है तो अपने चाहे जरा ये चीज़ किसी तरीके की का कमी होती है तो क्लास में थोड़ा सा बिजनेस से बना रहे तो ज़्यादा सही रहता है। ना हमें होती है ना आपको डिस्टर्ब होती है। हम अगर कोई
आपके नोट पे आ जाएंगे, समझे? अलग से हम कुछ नहीं करेंगे, जितने पॉइंट आपके बोर्ड पे आ जाएंगे उतने ही पॉइंट्स आपके नोट पे आ जाएंगे। तो कोशिश ये किया करो मेरे सारे के सारे पॉइंट नोट पे इसके बोर्ड पे आ जाएगा, ठीक? तो बीच में अगर किसी तरीके की डिस्टर्बेंस होती है तो कई बार मेरे दिमाग से अगर फैक्ट स्लिप कर गया या कुछ भी हो गया तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा तो नोट्स में आएगा, नहीं आएगा, और नोट्स में नहीं आएगा तो इस बात की गारंटी थोड़ी एग्जाम में भी नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और हाई कोर्ट न्यायाधीश इनको हटाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है। जैसे मान लिया अभी लोग आगे देखेंगे तो आपको मुझे बता दें, जैसे मान लिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट न्यायाधीश को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट न्यायाधीशों को भी संसद के द्वारा ही हटाया जाता है, लेकिन प्रक्रिया होती है जैसे मान लिया दोनों में से किसी भी न्यायाधीश को हटाना सेम प्रक्रिया होती है। इनको हटाने का एक प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? संसद, और संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ये प्रस्ताव हमारा राज्यसभा में भी आ सकता है और ये प्रस्ताव हमारा लोकसभा में भी आ सकता है। अगर ऐसा प्रस्ताव किस राज्यसभा में लाया जाएगा तो राज्यसभा में जब लाया जाएगा तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। जैसे यहाँ पर 1/4 सदस्य, यहाँ पर अगर ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। अगर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आया तो लोकसभा के कम से कम 100 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। नहीं, महाभियोग की प्रक्रिया इसको रिमूवल कहते हैं। इन लोगों को क्या कहते हैं? इनको रिमूवल कहते हैं। इनका प्रोसेस अलग है। सुप्रीम कोर्ट का 124 आर्टिकल 124 उसमें प्रक्रिया बताएंगे, ये 61 है, अब वो 124 है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, ये प्रक्रिया हाई कोर्ट के संबंध में भी, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना है ऐसा एक प्रस्ताव आए, ये प्रस्ताव हमारा संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, या तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। मान लिया ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा में आया तो चूंकि न्यायाधीश बहुत बड़े पदाधिकारी होते हैं, ऐसा कोई एक सांसद था बिना न्यायाधीश को हटा ऐसे नहीं हटा सकते। राज्यसभा में अगर ऐसा प्रस्ताव है तो राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करें कि इन न्यायाधीशों को हटाया जाना है। और इनका आधार क्या होता है? सात्विक कदाचार एवं असमर्थता, ये काम करने में सक्षम नहीं है या किसी तरीके का कदाचार यानी भ्रष्टाचार वगैरह का कोई आरोप लग जाए तो अगर राज्यसभा में आया तो 50 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें, और अगर ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में आया है तो कम से कम 100 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद इस पर चर्चा होगी। जैसे मान लिया 50 सदस्य हस्ताक्षर कर दिए, ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा। राज्यसभा के सभापति एक 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित करेंगे। वो कमेटी देखेगी कि जो आरोप लगाए गए इस जज पे वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी, गलत है तो प्रोसेस यहीं पे खत्म हो जाएगी। अब सही है, मान लिया ये प्रोसेस आगे बढ़ गई, ये प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी तो राज्यसभा में इसकी वोटिंग, और राज्यसभा में अगर विशेष बहुमत से पारित हो जाए, विशेष बहुमत अलग होता है और राष्ट्रपति वाला अलग होता है। विशेष बहुमत कितना होता है? और जेल के वोटिंग कर होती है, आपको एक अगर संख्या का हम आपको पहले बताया था, और टेक्निकल वाला फिर से बता देंगे। तो विशेष बहुमत से अगर पारित हो जाए तो अब ये कहाँ चला जाएगा? लोकसभा में चला जाएगा, और लोकसभा में भी अगर विशेष बहुमत से पारित हो जाए तो न्यायाधीश को अपना पद खाली करना पड़ेगा। तो लगभग प्रक्रिया बैठती है, थोड़ी सी चेंज है। जैसे यहाँ पर 50 सदस्य 100 सदस्य, वहाँ पर 1/4 सदस्य, यहाँ पर विशेष बहुमत, वहाँ पर कुल सदस्य संख्या का 2/3 है। थोड़ी सी चेंज है, ज्यादा नहीं होती है। ये भी संसद में चलती है, वो भी संसद में चलती है। इसीलिए कई बार इसको बोलने की क्या बोलते हैं कि महाभियोग चला होगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन संविधान की भाषा में वो महाभियोग ठीक है। संविधान में आपसे तो बाईस क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं, और उसमें आपको विकल्प ऐसे करके मिल जाए। पहला विकल्प ऐसे करके मिल गया राष्ट्रपति, और दूसरा विकल्प ऐसे करके मिल गया उपराष्ट्रपति, और तीसरा विकल्प आपको मिल गया ऐसे करके कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऐसे करके मिल जाए। चौथा हमारे मिल गया हाई कोर्ट के वाले न्यायाधीश ऐसे करके कुछ भी मिल गया। 4 विकल्प मिल गया। नीचे कोडिंग भी दी हुई है, कोडिंग ऐसे केवल एक, कोडिंग देखिए केवल एक, 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अच्छा हाँ, सब है फिर अब यही पढ़ो। अगर ये क्वेश्चन आया है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाते हैं, एक बार इसका इंग्लिश वर्जन चेक करो। इंग्लिश वर्जन में अगर इम्पीचमेंट लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर ऐसे करके इम्पीचमेंट लिखा हुआ है तो एकदम बिना किसी डाउट के केवल एक लगा के चलेगा, चारों नहीं लगाते। अगर ये रिमूवल लिखा हुआ है, रिमूवल, तो एक कोडिंग ही चेंज हो जाएगी। तो ये वाला लगाना है 2 3 4,
ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति पर यहाँ रिमूवल नहीं चलता है और बाकी लोगों पर इम्पीचमेंट नहीं चलता, लेकिन प्रक्रिया काफी हद तक सेम होती है, सेम होते थे। तो अगर आपसे इम्पीचमेंट पूछा जाए कि किसको महाभियोग की प्रक्रिया हटाते हैं तो सब नहीं लगाने। न्यूज पर आप लोग पढ़ते हो तो न्यूज में बेनाम लिखा रहता है कि जस्टिस यशवंत वर्मा पर महाभियोग की तैयारी शुरू, लिखा नहीं लेते हैं कि यार जस्टिस दीपक कुमार के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया था, ऐसे महाभियोग नहीं होता है, उसको रिमूवल बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, पेपर वाले इतने पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, तो वही लिखने छाप देते हैं। तो ये चीज आती है। अगर आपसे पूछा जाए महाभियोग किस पर लगाएंगे, केवल और केवल राष्ट्रपति, बाकी किसी पर नहीं लगाएंगे, ये चीज आती है। कौन सा राज्यपाल को इसे हटाएंगे, राज्यपाल को हटाने तो आगे इससे पहले राज्यपाल राज्य लोग हमारे गवर्नमेंट, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है और 5 वर्ष तक रहेगा। मतलब जब तक राष्ट्रपति के हाथ में प्रसाद रखते रहेंगे तब तक खाते रहेंगे, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक। आज नियुक्त किया कल राष्ट्रपति हटा दे राज्यपाल, कोई बात। तो राज्यपाल का कार्यकाल फिलहाल तो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल का पद कैसे खाली हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहेगा। पहली बात, जब तक राष्ट्रपति चाहे तो पद पर रहेंगे। दूसरी बात, जब चाहे इस्तीफा दे दें। तीसरी बात, जब चाहे तो उनकी जब चाहे नहीं, अचानक मृत्यु हो जाए जब चाहे नहीं होगा। और चौथा क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाए, बस क्या हो जाएगा खाली, ऐसे राज्यपाल होगा। तो राज्यपाल के मामले में महाभियोग वगैरह नहीं चलता, ऐसी अदालत कोई आधार पर बता नहीं देती, इनको आधार पर नहीं पड़ी कि राष्ट्रपति को हटाना है तो संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए, वैसे क्लियर। तो चाहे न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया हो या इसको राष्ट्रपति हटाने की प्रक्रिया हो, बताते भी आगे सब आगे हैं, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे हल्का का बता दिया, आपसे वही वाला टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा डिटेल उस तरीके से बता दिए। अभी मैं आपको थोड़ा हल्का बता दिया कि किस तरीके से इसको हटाते हैं, किस तरीके से इसको हटाते हैं, ये चीज। तो देखो, न्यायाधीश के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये प्रक्रिया के संदर्भ में, और संसद की प्रक्रिया के बाद अगला में देखा कि 2 न्याय पदाधिकारी होते हैं, एक कौन सा, राष्ट्रपति, और दूसरा कौन सा, उपराष्ट्रपति। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सुनने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। विवाद को सुनने का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। मतलब अगर इनके निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई विवाद आ रहा है तो वो विवाद किसी भी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, डायरेक्ट उसको कौन सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो ये कौन से आर्टिकल में व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 70 में कहा गया है 2 ही पदाधिकारी ऐसे हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा उपराष्ट्रपति। अगर इनके निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद है तो इनके निर्वाचन से संबंधित विवाद सुनने का अधिकार किसके पास होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। जैसे मान लिया प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ओरिजिनली कौन है, एक सांसद है, ठीक है। हम लोग देखो 2 चीज होते हैं, एक होता है निर्वाचन और दूसरा होता है नियुक्ति। निर्वाचन और नियुक्ति। आप बताओ प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन कौन करता है, क्या करता है, प्रधानमंत्री का कोई निर्वाचन करता है, तो प्रधानमंत्री को मिलता है, प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को कौन चुनता है, जनता। भले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री चुना है, गलत हो गया। या मान लीजिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो बनारस के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री चुना है, सही है, गलत हो गया। करता है, प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। हम लोगों ने सांसद और विधायक चुनते हैं, ठीक है। हम लोगों ने किसको चुना है, सांसद को और विधायक को चुना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को नहीं चुना जाता। ध्यान रखो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। तो अगर बाइडेन आपसे क्वेश्चन आ जाए नियुक्ति कौन निर्वाचित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री निर्वाचित नहीं होते, उनको क्या किया जाता है, चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री और राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री, ठीक है। अब लगाना है जनता, ठीक है। जनता किसको चुनती है, जनता सांसद और विधायक को चुनती है। सांसद विधायक से इकट्ठे हो जाएंगे, वो अपने किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुन लेते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पिछले करीब 10 साल करीब 2014 से जब से बीजेपी की सरकार आई, कुछ समझ में
थोड़ा सा प्रधानमंत्री का पद इतना प्रभावशाली हो गया है कि हम लोग अंतर ही नहीं कर पा रहे कि हम लोग अध्यक्षीय शासन प्रणाली में जी रहे कि संसदीय शासन प्रणाली में जी रहे हैं। ये चीज अंतर नहीं कर पा रहे, तो क्योंकि पहले ही डिक्लेयर हो जाता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तब हम लोग हाँ प्रधानमंत्री पद का चेहरा, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं किया जाता। ठीक है, यही ध्यान रखना। तो अगर इनके इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद है, कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट। ऐसे अगर प्रधानमंत्री के इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद है तो कौन सुनेगा? और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या सुनेगा? प्रधानमंत्री के इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद है तो कौन सुनेगा? अभी एग्जाम्पल तो दिया था मैं 1-2 दिन पहले। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सही है। निर्वाचन आयोग इलेक्शन से संबंधित विवाद नहीं होता। निर्वाचन आयोग को इलेक्शन का अध्यक्षण करने का अधिकार होता है, सुपरविजन करने का अधिकार होता है, वो इलेक्शन के विवाद नहीं सुनता। भाई हमने समझिए हम हैं, ऐसा समझो हम हैं, ठीक है, हम यहाँ पे हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हमने यहाँ पे हमें पढ़ाया, नोट्स बनवाया और नोट्स बनवाकर चले गए। ठीक है, अब ये तो मेरी जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा तो नहीं कि घर पर जाके सारे आइडियाज आपको याद करने ही कर, हाँ कह सकते हैं भाई याद करो, पढ़ो, ठीक है, ये आदमी का चिराग घिसो, बढ़िया तरीके से जिम निकल के आएगा, ठीक है, यही कह सकते हैं। अब अगर ना पढ़ो तो जबरदस्ती है क्या? भाई जबरदस्ती तो नहीं है, तो भाई चीज़ ना करो। इलेक्शन कमीशन अधीक्षण कर रहा है, वो कह रहा है कि भाई फेयर इलेक्शन होने चाहिए। अगर कोई फेयर इलेक्शन नहीं कर रहा है, किसी ने गड़बड़ करके जीत गया तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन है, कौन देखेगा? प्रधानमंत्री। हमने एक एग्जाम्पल दिया था, प्रधानमंत्री मतलब कौन हो गया? सांसद। प्रधानमंत्री कौन हो गया? सांसद। और सांसद से रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो कौन सुनता है? हाई कोर्ट सुनता है। आपको पता होता है इलेक्शन जब उनका इंदिरा गांधी का इलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द किया था, तो उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई। पता है नहीं? ये पता है? हाँ, यहाँ पे बताया था इंदिरा गांधी के इलेक्शन को रद्द किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। ध्यान से सुनाकर शब्द क्या, कई बार ऐसा होता है हम बहुत सी बात ऐसे करके बोल जाते हैं और नोट्स में आपको नहीं आ पाती, कई बार तुक्के तुक्के कि हाँ ये लग रहा है, बी लग रहा है, ये वाला सही है, अब तुक्के बाद बी कर दिया, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तुक्का फिर होता है, तुक्का ऐसे ही होता है, कहीं ना कहीं सुना हुआ है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं है। और जैसे ही विकल्प हाँ ये वाला लग रहा है, बात करेंगे चेंज, हाँ ये वाला लग रहा है, और जब भी आंसर अपना चेंज करेंगे तो 99% आप लोग देख लेना, केवल आशा में देखना 99% अपना आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब पहला वाला जो दिमाग में आता है वो कई बार आंसर होता है सही है, कई बार ट्राई करके देखना, यही होता है तुक्का। ठीक है, इसी के ध्यान रखो। तो अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित कोई विवाद है तो आर्टिकल 71 के कौन देखता है? सुप्रीम कोर्ट देखता है। विधायकों या सांसदों से रिलेटेड कोई विवाद है तो कौन देखेगा? हाई कोर्ट देखेगा। इलेक्शन कमीशन नहीं देखता, पहला देता। और दूसरी बात, रूल्स रेगुलेशन यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित रूल्स रेगुलेशन बनाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। संसद डिसाइड करेगी कि कैसे करके हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाएं। तो यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन के लिए संसद ने कुछ रूल्स ऐसे बनाए हैं ताकि अनसीरियस लोग हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव ना लड़े, खाली से कॉलर उठाने के चक्कर में यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव लड़के आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ना हो तो उसके लिए संसद ने कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। कल आपको बताए थे 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। संसद ने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। पहली बात, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उस व्यक्ति को 50 सदस्य किसके रूप में? प्रस्तावक के रूप में प्रस्तुत करने होते हैं। जैसे मान लिया हमें अगर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना है तो हमारे चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 50 लोग मेरे नाम का प्रस्ताव है कि हाँ राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहिए, ये क्या हो जाते हैं? प्रस्तावक हो जाते हैं। इसके बाद 50 सदस्य ये कैसे होने चाहिए? ये अनुमोदक होने चाहिए। अनुमोदक रेटिफिकेशन करने के लिए, अनुमोदन करने के लिए। तो जैसे मैंने हमने कहा कि हम राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 50 लोग कहें कि हाँ हम इनके नाम का प्रस्ताव करते हैं और ये राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े, फिर 50 लोग मुझे कहा हाँ हम भी सहमत है, हम भी सहमत, ठीक है, ऐसे करके तो कितने हो जाएंगे? 100। 50 प्रस्तावक और 50 कितने? अनुमोदक। आसान काम हो गया, कठिन काम हो गया? बहुत कठिन काम हो गया। अब सामान्य व्यक्ति तो चुनाव लड़ नहीं सकता, जो सीरियस है वही लोग चुनाव लड़ेंगे। एक साथ और जोड़ के हो जाना कठिन नहीं है। कहिए भैया 15,000 रुपया भी इकट्ठे करते हैं, 15,000 रुपया ये क्या होती है? ये जमानत राशि होती है। आपसे अगर क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि कितनी चाहिए होती है? 15,000 रुपये चाहिए होती है। जमानत राशि में है 15 हाँ 15 रहती है, 15 होता है
एक बार बनेगा तो मजा आ जाएगा। 5 लाख 8,000 का महीना दे तनख्वाह मिलती है, ठीक है। राष्ट्रपति के वेतन कितना 5 लाख रुपया ऐसा मिले तो राष्ट्रपति को एग्जैक्टली 5 लाख 8,000 रुपया है, एक आध महीना के लिए बना दिया जाए सही रहेगा, लेकिन बनाए नहीं जाएंगे। तो 15,000 रुपया राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है। ये जमानत राशि मिल जाएगी वापस, लेकिन कब जब कम से कम 1/6 वोट प्राप्त हो जाए। अगर 1/6 से कम वोट रह गए तो जमानत राशि हो जाएगी जब्त। फिर अब ये अनसीरियस लोग क्या हो जाते हैं, अनसीरियस लोग बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लिया हमारा लड़ने का मान लिया तो घर में क्या चुनाव ठीक है, कैसे ना कैसे 15,000 रुपये इकट्ठे कर लिए, कोई बात नहीं, ना से 7-8 ठीक है कर लिए, 15,000 इकट्ठे कर लिए। उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए गए, पहला तो डर यही बना रहता है कहीं 1/6 वोट ना मिले तो 15,000 गए, ठीक है, एक तो डर ये हो गया। दूसरी बात ये तो चलो इकट्ठे कर ही लेंगे, 15,000 कहीं ना कहीं उधार लेके इकट्ठे कर देंगे कि अभी 15,000 बने, एक बार राष्ट्रपति बने नहीं, पहली तनख्वाह आएगी जैसे 5 लाख 8,000 रुपया, सबसे पहले ब्याज से 15,000 तुम्हारे उठा देंगे। वो सोचेगा बन गया राष्ट्रपति तो मजा ही आ जाएगा, अपनी लिए अलग ही उत्पाद आएगा, ठीक है, दे देते 15,000। तो 15,000 ये तो जुटा लिए, ये कहीं से जुटा सकते हैं, ये थोड़ी जुटा पाएंगे, तो ये कौन से होते हैं, वही प्रस्ताव अनुमोदक हो सकते हैं जो मतलब सदस्य टाइप के होते हैं, तो ये तो नहीं मिलेंगे। ऐसे में अनसीरियस लोग क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, जिनको चुनाव लड़ने लायक होते हैं वही लोग चुनाव लड़े, बाकी सब चुनाव नहीं लड़ सकते। ये हमारा संसद के द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशन है राष्ट्रपति के संबंध में। तो अगर आपसे पूछ रहा है इनसे रिलेटेड चुनाव से संबंधित विवाद कौन सुनता है, सुप्रीम कोर्ट सुनता है। दिल्ली के लिए प्रस्ताव कितने दिए हैं, 50, अनुमोदक कितने दिए हैं, 50, और जमानत राशि कितनी है, 15,000। जब तब हो जाती है जब कुल वैध मतों के अगर 1/6 वोट भी नहीं मिलते, ठीक है, अगर इतने वोट मिल जाए तो जीते ना जीते वो बात अलग, 15,000 से, ठीक है, और इतने वोट भी ना मिले तो 15,000 वोट, तो जमानत राशि का पॉइंट छोड़ गए, कब जमानत राशि का होगी, अगर 1/6 वोट कम से कम मिल जाए तो 15,000 वापस, 1/6 वोट ना मिले तो 15,000 सरकारी हो जाएगा। फिर ये होते हैं राष्ट्रपति से संबंधित रूल और रेगुलेशन, मतलब फिर सत्य हो पाते हैं। एक पॉइंट बना के लिखो, ऐसे लिखो, अनुच्छेद 71 के अनुसार, अनुच्छेद 71 के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद सुनने का अधिकार, विवाद सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित रूल्स रेगुलेशन, नियम विनियम, रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार, रूल रेगुलेशन बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 सदस्यों का, 50 सदस्यों का प्रस्तावक, 50 सदस्यों का प्रस्तावक एवं 50 सदस्यों का, एवं 50 सदस्यों का अनुमोदक, अनुमोदक होना जरूरी है, अनुमोदक होना जरूरी है।
अनुमोदन करे, जैसे मान लिया हम हैं, हमने कहा कि हम ऐसा काम करना चाहते हैं, तो हम करना चाहते हैं, इन्होंने हमारे नाम का प्रस्ताव दिया कि ऐसा काम हम इनके माध्यम से कराना चाहते हैं, ठीक है, तो ये कौन हो गया हमारे नाम का प्रस्तावक होगा, ठीक है। आपने भी हमारा समर्थन कर दिया कि हाँ हम भी समर्थन हैं, हम इनका समर्थन करते हैं, इनके द्वारा ऐसा काम कराया जाना चाहिए, तो ये कौन हो गए प्रस्तावक होगा, इन्होंने हमारे नाम का प्रस्ताव किया, आप लोग अनुमोदन कर दिया, ठीक है, तो आप अनुमोदन हो गए, ये कौन हो गए प्रस्तावक। तो पहले हमें इलेक्शन लड़ना है, तो इतने लोगों के 50 लोग आए, इन्होंने कह दिया कि हाँ हम अतुल कुमार गुप्ता के नाम का प्रस्ताव करते हैं, ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, इधर के 50 लोगों ने हाँ हम भी समर्थन में है, ये इलेक्शन लड़ना चाहिए, ये प्रस्तावक हो जाएंगे, ये कौन अपने नाम को अनुमोदन करने वाले, ठीक है। तो 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 सदस्यों का अनुमोदन होना जरूरी है। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए 15,000 रुपया, 15,000 रुपया जमानत राशि, जमानत राशि होनी चाहिए, होती है, जमानत राशि होती है। कम से कम 1/6 वोट, कम से कम 1/6 वोट प्राप्त होने पर, प्राप्त होने पर जमानत राशि, कम से कम 1/6 वोट प्राप्त होने पर जमानत राशि वापस कर दी जाती है, वापस कर दी जाती है। एक चीज और से खासकर लड़के लोग जानते हैं, हरिओम सर आते हैं, हरिओम सर उसके बाद हमारे गाड़ी लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर से थोड़ी सी गाड़ी एरिया में मना कर रहे थे कि क्लास से किसी को लेके जाते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है, आप लोगों को बना दीजिए, लेकिन मानते नहीं है, ये लेके जाते हैं, आप लोग अपने मना करते हैं, ठीक है, कोई भी चाहे चाहिए आपको लेके जाए, किसी को लेके जाए, जिसको भी लेके जाए, आप लोग खुद करिए को ना हम ले जाएंगे, हमारी क्लास जो है वो करेंगे, क्योंकि वो लेके जाते हैं, किसी भी मानसिक करके उस दिन पहले करके बोले आपको बाइक कर दिया, तो हम मना कर देते हैं, तो प्रत्येक के एक साथ मना करके सही लगता है, वो अपने आप को ज़्यादा सोचते नहीं है, ठीक है, तो शिकायत रहती है, सही लगता है, तो आप लोग खुद मना कर दिया करो, फिर अगर हम ले जाएंगे हमारी क्लास, जब कोई नहीं जाओगे तो आप बाइक लेके थोड़ी चले जाएंगे, घर लेके चले जाए, जब कोई जाओगे नहीं तो वो नहीं जाए, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखो, हमने अपने मना किया, कल भी लोग से कहा, लेकिन वो कल भी लेके चलेगा, आज भी लेके चलेगा, वहाँ प्रदीप भी हमसे करके बोले ना बाइक मत दिया करो, और बाइक देते हो क्लास का कोई लेके जाता है, गाड़ी सिस्टम होती है, तो इसलिए आप जो है अपने मना करते हैं। जो अगला होता है राष्ट्रपति की अधिकार, राष्ट्रपति की अधिकार, मतलब कौन कौन से अधिकार या शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है, अधिकारिता या राष्ट्रपति की शक्ति, इनको देख लेते हैं, कौन कौन सी शक्तियां या अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। देखो इनकी शक्तियों को पहले डिवाइड करते हैं, कौन कौन सी शक्तियां। पहली शक्ति होती है राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, इसी को हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियां, प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो सब राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में रहते हैं। आपको आर्टिकल 53 में बताया गया था, 53 में क्या कहा गया था, ध्यान है कुछ, आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नहीं बनी, ठीक है, जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां तो सब किसके नाम से होती है, राष्ट्रपति के नाम से। कार्यपालिका शक्तियां देख रहे हैं, कार्यपालिका शक्तियों के अलावा अगली कौन सी आ जाती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, इन्हीं विधायी शक्तियों में से ही निकल के एक शक्ति और आ जाएगी, इसको लोग अलग से देख लेंगे, ये कौन सी होती है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, ऑर्डिनेंस, राष्ट्रपति एक टेम्परेरी कानून बनाता है, क्या करते हैं, अध्यादेश करते हैं, तो अगली कौन सी आ जाती है, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति, कौन कौन से काम राष्ट्रपति कर सकता है ये हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद और आ जाती है राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां, वीटो शक्ति क्या होती है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया हम राष्ट्रपति हैं और ये इधर राज्यसभा बैठी हुई है, इधर लोकसभा बैठी हुई है, तो आप लोगों ने आपस में कोई प्रस्ताव पारित किया, कोई किसी भी तरीके का कोई प्रस्ताव लेके आए कि ऐसा ऐसा काम करवाना है, आप लोगों ने वो काम करवाए, प्रस्ताव लेके आए और ये तो बढ़िया तरीके के बहुमत से वो प्रस्ताव पारित हो गया,
पारित होने का तो किसके पास आएगा, मेरे पास आएगा। हम साइन करेंगे तो एक्ट बनेगा, हमारे पास आया, हमने साइन ही नहीं किया, खारिज कर दिया, रोक लिया या वापस कर दिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको वीटो बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुमत की बात को खारिज कर देना क्या कहलाता है, वीटो कहलाता है। तो राष्ट्रपति को ऐसी कुछ वीटो शक्तियां प्राप्त है जब वह संसद के द्वारा पारित किए गए, संसद विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा लोकसभा के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को अनुमति देने से रोक लेता है, तो क्या कहते हैं, वीटो शक्तियां कहते हैं। ये हो जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हो जाएंगी। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी लगाने का किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां होती हैं। सैन्य शक्तियां मतलब राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक है, कोई युद्ध करना है, कोई संधि करनी है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है। तीनों सेनाओं का सैन्य कमांडर होता है राष्ट्रपति। और अगर देखिए इसके अलावा और कोई स्थिति में राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां बची हैं। राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां मतलब जब भी राष्ट्रपति किसी डाउट में फंसा हुआ है तो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां। और कोई शक्ति में क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति की क्षमादान, इसी में न्यायिक शक्तियां, न्यायिक शक्तियां भी। और अगर कोई आगे आई तो भी आगे और आ जाती है। इतनी शक्तियां राष्ट्रपति की आ रही है, तो सबको एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो पहली होती है कार्यपालिका शक्तियां, फिर विधायी शक्तियां, फिर अध्ययन शक्तियां, फिर वीटो शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, सैन्य शक्तियां, क्षमादान शक्तियां, सलाहकारी शक्तियां। ठीक है, क्योंकि ये सब शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। और राष्ट्रपति को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक। क्वेश्चन आ जाए, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को इतनी सारी शक्तियां मिली हुई थी, बहुत सारी शक्तियां होगी। आप देख लेते शक्तियां कैसे कैसे होती है। कार्यपालिका शक्तियों की अगर बात करें तो जितनी भी नियुक्तियां होती है, जितनी भी नियुक्तियां होती है जिनकी जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो सब कौन सी शक्ति में आ जाता है, कार्यपालिका शक्ति में। जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। इसके अलावा अगर देखें राज्यपाल, जो राज्यों में राज्यपाल होते हैं, राज्यपालों की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति करता है। और अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये सब लिख लो कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, इनके सबके जिनके आर्टिकल्स में ध्यान रखने वाले हैं वो आर्टिकल्स में लिख लो। जैसे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति ये कौन से आर्टिकल में है, 75 में। जब लोग राज्यपाल आएगा, राज्यपाल के सारे देखेंगे, अनुच्छेद 53, 54, 55, 56 कहीं पे हमारे क्या आ जाएंगे, राज्यपाल आते हैं। राज्यपाल यहाँ पे देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर पूछी जाए कौन सा आर्टिकल है, 124। 124 से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश पूछे जाए आर्टिकल 270, ये क्या होता है, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति। और अगर देख ले इसके अलावा और किसकी नियुक्ति करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति। महान्यायवादी कौन होता है, जैसे मान लिया कोई भी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, सीधी बात को लड़ाई झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा भी करेगा। सीधा साधा आदमी हो, कभी कभी ना किसी के साथ फंसी जाए तो फंस जाकर मुकदमेबाजी में क्या करेगा, वकील करता है। तो भारत सरकार के भी कई मुकदमे चलते रहते हैं। कहीं पता लगे हम लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ कोई मुकदमा कर दिया, कोई वैकेंसी निकली, आउट हो गई सरकार, आउट कर ही नहीं रही है कुछ भी, या कोई मतलब किसी तरीके का कोई विवाद है, भारत सरकार के कई केस चलते रहते हैं। राज्य का केंद्र सरकार के साथ कोई विवाद है तो भारत सरकार का अपना एक परमानेंट वकील ही रख देते हैं। ठीक है, भारत सरकार का अपना एक परमानेंट वकील रहता है। परमानेंट वकील कौन होता है, महान्यायवादी। आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कर देता है। और अगर देखें तो भारत सरकार के कई अकाउंट वगैरह होते रहते हैं, उन अकाउंट की जांच के लिए एक पदाधिकारी होता है, इसको कहते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, इसका अगर कॉन्सेप्ट पूछा जाए कि कैग का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 148 में
ये और अगर देखें इसके अलावा और देखो कौन कौन बचा हुआ है और देखें वित्त आयोग, ये इधर लिख दिए सब कार्यकाल नहीं है, ठीक है। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आपसे पूछना है वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 280। ये क्या है, ये हमारा वित्त आयोग है। वित्त आयोग के अलावा और अगर देखें तो चुनाव आयोग, चुनाव आयोग इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, चुनाव आयोग के जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो और इलेक्शन कमिश्नर तीन सदस्य हैं। तो चुनाव आयोग के जितने भी कमिश्नर या मुख्य कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल पूछा जाए आर्टिकल 324, ठीक है। ये सबके आर्टिकल ध्यान रखना कौन सा आयोग कौन सा पदाधिकारी कौन से आर्टिकल में है। और अगर देखें इसके अलावा चुनाव आयोग के अलावा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, एक अध्यक्ष सदस्य जो होते हैं उनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल पूछा है अनुच्छेद 312 315, अनुच्छेद 315 में क्या हो जाएगा, संघ लोक सेवा आयोग, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। और अगर देखें इसके अलावा नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग। तो एनसीएसटी यानी कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट की बात करी जाए कौन सा आर्टिकल है, 338। अब एनसीएसटी अगर पूछा जाए 338 ए। ये दो आपको आयोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं। एक आयोग और ध्यान रखना है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए, ये कौन से आर्टिकल में है, ये हमारा हो जाएगा 340। और भी ऐसा कोई आयोग मिल जाए जो केंद्र का हो, उसके सबके अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इससे आर्टिकल में याद रखो, ठीक है। लिख लो इनको सबको, फिर अभी देखो याद करवाएंगे सब लिख लो आर्टिकल कौन कौन से पदाधिकारी कहीं में नाम समझ में आए बता दो, बता दो। सर एनसीबीसी क्या होता है, एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। और ये अनुसूचित जनजाति आयोग, ये कौन सा है, ये देखो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और ये क्या हो जाएगा, एसटी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, और ये हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। ऐसे तीन आयोग हो जाएगा। ये एनसीएसटी नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 पिछड़ा वर्ग आयोग सब लिख लो, जब लोग सब याद करवाते हैं। इससे ज्यादा पढ़ने लग पड़ेंगे, हम तो मिनिमम लेके चल रहे हैं, बहुत ही जरूरी है इतने आर्टिकल आपके लिए चले। इसके अलावा भी हमको बहुत सारे आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं। ओके एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बीसी बैकवर्ड क्लास ओबीसी का लोग। ये हमारे संवैधानिक निकाय है। और अगर कोई ऐसा निकाय है बॉडी है जो संविधान में किसी आर्टिकल में नहीं है तो उसमें भी बॉडी हो जाएगी। कौन सी अरे ये वाला 340 जी सर ओबीसी बैकवर्ड ओबीसी है। हाँ तो वो ये ओबीसी के लिए कोई बैकवर्ड 338
338 ये तो ये एनसी वाला हो गया। बल्कि अन्य पिछड़ा पदों के लिए वो क्या तो वो भी सीरियस नहीं है 40 हाँ 40 नहीं नहीं व्यवस्था होगी अच्छा दोनों दिखा रहे हैं। अच्छा एक बार क्लियर करके देख लीजिए बना लिया 340 तो 340 तो है ही है ठीक है। ऐसा हो सकता है 338 में नई व्यवस्था वो भी सीट नई व्यवस्था करके लिख रहे हैं ये में क्या व्यवस्था नहीं ठीक है। कल अभी आपको 340 में लिखो 340 में एनसीबीसी का प्रावधान किया गया ठीक है और क्या नई व्यवस्था के उसको और क्या डिटेल में देखो ठीक है। अभी का 340 लिखो अपने कि नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस क्या है 340 ठीक है। क्या ऐसा स्लेश लगा के यहां पे 338 डी की अभी लिख लो यानी कि कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर होगा बैकवर्ड क्लासेस के लिए तो जो प्रावधान होगा इसको कल नहीं पता नहीं क्या है फिलहाल ये वाला तो सही है ठीक है 340 तो क्लियर है 338 में नई व्यवस्था क्या जोड़ी गई इसको कलर देके बता दीजिए ठीक है। अभी आप ऐसे 338 340 तरह का 338 भी दोनों लिखिए इस तरह इसलिए वो आयोग पदाधिकारी वगैरह इनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति करता है। इसलिए तो हमने देख दिए बहुत से आयोग ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ पर ना आए ठीक है उनकी भी नियुक्ति कौन करता है राष्ट्रपति ही करता है। एक चीज देखो कोई ये जितनी बॉडी है इनमें अलग अलग तरीके की बॉडी होती है कुछ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है कुछ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है कुछ हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर कुछ संस्थाओं में हम लोग इसको बिठा दें ठीक है। हम लोग कुछ संस्थाओं का एग्जाम्पल ले लें जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया आपको इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग ये हमने ये संस्था ले ली। दूसरी हमने एक संस्था ले ली है मानवाधिकार आयोग राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये हमने ये संस्था ले ली और तीसरी एक संस्था ले ली नीति आयोग यानी तीन आयोग ले लिए। इन तीनों के बारे में अगर आपसे पूछा जाए देखो चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किसी अनुच्छेद में है कि नहीं है 324 में है ठीक है। तो ये कैसी हुई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई इसका उल्लेख संविधान के उल्लेख संवैधानिक बॉडी हो गई। मानवाधिकार आयोग का उल्लेख किसी संविधान के किसी अनुच्छेद में है नहीं इसके लिए एक्ट लाया गया था ठीक है 1992 एक्ट लाया गया उसी के माध्यम से मानवाधिकार आयोग बनाया मतलब इसके लिए कानून लाया गया कैसी बॉडी हो गई स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई ठीक है। इसलिए कोई ना कोई कानून लाया गया लेकिन नीति आयोग का प्रावधान किसी अनुच्छेद में है किसी कानून में है किसी का तो ये करिए एक गैर संवैधानिक बॉडी है वैसे गैर संवैधानिक नहीं मतलब से इसको इलीगल बोलते हैं वैसे गैर संवैधानिक मतलब इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी ऐसी बॉडी है जो
केवल जब सरकार के एक आदेश के द्वारा स्थापित की गई है, इसको जब चाहे सरकार हटा देगी, लेकिन इनको हटाना सरकार के लिए थोड़ा सा कठिन है और इनको हटाना सरकार के लिए बहुत कठिन है। ठीक है, मतलब देखो इनको अगर हटाना होगा तो चूंकि ये सरकार के आदेश के तहत स्थापित की गई, आज आदेश लाए कल आदेश वापिस ले, बात खत्म। योजना आयोग था, कभी पता लगा है रात में सोए हो सुबह देखा हमारे योजना आयोग खत्म। ठीक है, देखा नहीं योजना आयोग हमारे सरकार क्या था, ऐसी की बॉडी थी। योजना आयोग की जगह कौन सी बॉडी होगी, नीति आयोग। इसको आज पता लगा, हम यहाँ देखे क्लास पढ़ के और सुबह जैसी न्यूज़पेपर खोल के देखा नीति आयोग समाज और नीति आयोग की जगह पे वाला आयोग बना दिया, बना सकते हैं क्योंकि क्या है सरकार की बॉडी, सरकार के द्वारा बनाई। लेकिन मानवाधिकार आयोग में अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, मानवाधिकार अधिनियम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग में अगर किसी तरीके का चेंज करना है तो पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा, संविधान संशोधन के लिए बनाना पड़ेगा, तो और ज्यादा कठिन होगी। तो 3 तरीके की हमारी बॉडी होती है, अभी आगे आएंगे तब इनको अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पर इनके अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख यहाँ पे नहीं आया होगा, उनके बारे में ध्यान रखना है। अगर केंद्र की संस्था है तो उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। जैसे आपसे क्वेश्चन आ जाए मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये सब हमारी कैसी स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, तो जितनी भी केंद्र की होंगी कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राज्य की होगी कौन करेगा, राज्यपाल। ठीक है, इनके सबके आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी व्यवस्था हमारी की गई। अब जो एक नजर में सारे आर्टिकल पहले ध्यान देने की बता दो, दूसरी बार ध्यान देने की बता देती है। पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल है, 75 है। आज पहले ध्यान से देख के बताना, ठीक है, दोबारा बिना देखे बताना। ठीक है, पहला प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है, 75 में है। अन्य न्यायाधीशों अन्य मंत्रियों की 75 में, सबकी 75 में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में है, 124। हाई कोर्ट के 217 कैट, 148 महान्यायवादी 76 में हो जाएगी। राज्यपाल तो अलग अलग आर्टिकल उनको अलग से देख लेंगे। और बता दो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट 338, शेड्यूल्ड ट्राइब 338, और ओबीसी वाला इसको बाकी देखने की क्या किसका आपका 340। चुनाव आयोग 324 और वित्त आयोग यूपीएससी 315। ठीक है, अब बिना देखे बता दो, अब कॉपी बना देखना। हम यहाँ पे इसी करके एक बार लिख देते हैं, जब कौन कौन से पदाधिकारी पूछना चाहते हैं उनके आगे आप लोग अपने आप आर्टिकल बता दे देना। जैसे मंत्री परिषद का प्रावधान, मंत्री परिषद सभी मंत्री आ जाएंगे, प्रधानमंत्री या मंत्री। दूसरा कौन सा एक दिया, महान्यायवादी। तीसरा मिल लिया कैट। तीसरा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। चौथा पांचवा आपका हो जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीश। हाई कोर्ट के बाद हो जाएगा हमारा यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन, एनसीबीसी, एनसीएसटी। बता दो काफी में नजर आ जाए आईटी करके। मंत्री परिषद का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, 75 में है। ठीक है, महान्यायवादी 76 में है, कैट 148 में है। सही आंसर दिया है, इससे रिपीट करवाएंगे घर पे एक बार, जब तक अच्छी तरीके का आंसर दिया जाए तब तक ऐसे करके चाहे सीखते रहो, इससे देते तो हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, कैट कौन सा आर्टिकल में है, 148। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 124, हाई कोर्ट के न्यायाधीश 217, यूपीएससी 315, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग 280 और इलेक्शन कमीशन 324। बैक बड़ी क्लासेस 338 बी या 340 और एनसीएससी 338 ए 338 और एनसीएसटी 338 ए। पहले शेड्यूल्ड कास्ट, उससे शेड्यूल्ड ट्राइब। ठीक है, ऐसे बता दो। ये बात बता दो, कॉपी में करना है। मंत्री परिषद 75 में महान्यायवादी, 76 में कैट, 128 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, 124 हाई कोर्ट के न्यायाधीश, 217 यूपीएससी, 315 फाइनेंस कमीशन, 280 इलेक्शन कमीशन, 324 बैकवर्ड क्लासेस, 340। ठीक है, ये कैलकुलेट कर लेंगे क्या है। ठीक है, ऐसी वाला 338 ए ना 338 ये 338 ध्यान रखना।
अब बाकी और ज्यादा विस्तार करना हो तो इतना पढ़ते हो तब और ज्यादा विस्तार करना है, ठीक है। इससे धीरे धीरे करके तैयार करते रहो, तैयार होगा। डेली डेली पढ़ो, डेली पढ़ोगे तब तैयार होगा। जैसे मैप हम लोग नहीं पढ़ते, मैप नक्शा नक्शा पढ़े एक दिन में तैयार हो जाता है, धीरे धीरे करके तैयार होता है, धीरे धीरे करके। रोज भारत का नक्शा देखोगे, रोज दुनिया का नक्शा देखोगे, तब पता लगेगा कि हम भारत में कौन सी चीज कहाँ पे है। ऐसे करके ये करके देखो, ऐसा नहीं पूरा चार्ट लेके चले आप आज तो ये से लेकर पीछे पीछे तक याद ही कर रहे हैं, धीरे धीरे करके याद हो, आराम से याद हो। अगली देखो राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति आ जाती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। ये सब हमारी क्या थी, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां। अगली आ जाती है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी का मतलब क्या हो गया, विधान यानी कि कानून से संबंधित, कानून से संबंधित जितनी शक्तियां मतलब क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां कहते हैं। पहला पॉइंट होता है विधायी शक्ति, जैसे मान लिया कोई भी विधेयक है, दो स्टेज होती है, बिल एक्ट, ठीक है। तो जब तक वो संसद में है, राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, तब तक क्या है, बिल है। राष्ट्रपति ने साइन कर दिया तो क्या हो गया, एक्ट हो गया, ठीक। तो कोई भी विधेयक है वो पहले कहाँ है, कर लिया लोकसभा में, लोकसभा से कहाँ पहुंचा, राज्यसभा में पहुंचा, राज्यसभा से कहाँ पहुंचेगा, राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। राष्ट्रपति के पास अलग अलग विकल्प होते हैं, अगर राष्ट्रपति से साइन कर दिए तो वो क्या बन जाएगा, कानून बन जाएगा, ठीक। तो पहली विधायी शक्ति क्या होती है, सभी विधेयकों पर, सभी विधेयकों पर अपनी अनुमति देना। ये तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि जितने भी विधेयक होते हैं, सभी विधेयकों पर जब तक राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिल जाएगी तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनेगा। तो सभी विधेयकों पर अनुमति देने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति कहलाती है, विधायी शक्ति कहलाती है। और देखो अगला पॉइंट, जैसे मैं आपको कल बताया था, हमारा एक सदन है, ये सदन कौन सा, राज्यसभा, ये होता है लोकसभा, दूसरा कौन सा है, राज्यसभा। राज्यसभा की बात करें, अपने बता दो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 245 कितनी, 250 हो सकती है। अधिकतम कितनी हो सकती है, शब्द पकड़ा को शब्द क्या है, ये कितनी है, अनुच्छेद कितनी हो सकती है, अधिकतम कितनी हो सकती है, 250। वर्तमान में अगर हम कितनी है तो 245, तो कितनी हो सकती है, 250 संख्या हो सकती है। इस 250 में अगर हम लोग देखें तो जो 238 सदस्य हैं ये तो चुने जाते हैं, इनका होता है चुनाव। ये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं, हर राज्य के लिए सीटें अलॉट की जाती है। अभी आप लोग बता दो कौन सी अनुसूची में सीटें अलॉट करने का प्रावधान है, कौन सी ना, कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन किया गया, राज्यसभा में बताओ कौन सी अनुसूची में, कौन सी, 4 सही है, गलत है ये, 4 या 5 एक बताओ, अगर तो एक ही रहेगा, या तो 4 या 5, 34। देखिए एक तो नहीं बताया, देख तो नहीं बताया, 34 अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया। तो ये 12 ये 238 सीटें ये कहां से आ जाती हैं, ये चुनाव के दौरान राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों से घटाओ, कितने बचे, 12 बचे, लेकिन 12 बचते हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, राष्ट्रपति को मनोनीत करता है और ये हो जाती है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। तो मतलब राष्ट्रपति क्या करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये हो जाती है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में। और देखिए राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी होती है, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझो, आपकी क्लास कितने बजे रहती है, 10:30 बजे से 10:30 बजे से 1:30 तक आपकी क्लास रहती है। ये क्या है, ये आपका सत्र है, ठीक है, ये आपकी मीटिंग है, लोकसभा बैठी हुई है, राज्यसभा बैठी हुई है, राष्ट्रपति बैठी हुई है, ठीक है। ये हमारे यहाँ का सत्र चल रहा है, ये सत्र कितने बजे बुलाया जाता है, 10:30, ठीक है। तो ये सत्रावसान कितने बजे हो जाएगा, 1:30 बजे, ठीक है। तो जब भी संसद कार्य करती है तो संसद मीटिंग्स के माध्यम से काम करती है, मतलब 365 दिन काम नहीं होता है, ठीक है। 365 दिन काम ऐसे आपको 24 घंटे पढ़ाई होती है, ये लिमिट होता है, समय है फिलहाल। तो ज्यादातर का तो इतना ही समय, थोड़ा कुछ लोग ऐसे होंगे कि इनके अलावा थोड़ा सा घर पर जाकर दूसरा बस देखते होंगे, ठीक है। लेकिन हमें मान लेते हैं कि
नहीं करते। एक समय होता है बीच में, उसी समय पे क्या किया जाता है, संसद में मीटिंग बुलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, उसको सत्र कहते हैं, तो सत्र कहते हैं, सेशन मीटिंग, ठीक है। तो संसद में सत्र बुलाए जाते हैं, पूरे वर्ष भर में ऐसे कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। अभी एक चल रहा है, चल रहा है, कौन सा चल रहा है, मानसून सत्र चल रहा है, और सब बढ़िया करके नाम लिखते रहिए। मानसून आता है तो कौन सा सत्र हो जाता है, मानसून सत्र। ठंड आती है तो कौन सा सत्र हो जाता है, शीतकालीन सत्र। और जब शीतकालीन का शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगा, ठंड खत्म हो गई, तो बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा भाई, बिना बजट में थोड़ी काम चलेगा। तो कौन सा बजट का नाम होती है, बजट सत्र। ये 3 सत्र होते हैं। सबसे पहले कौन सा, बजट सत्र, फिर बारिश आ जाएगी, कौन सा हो जाएगा, मानसून सत्र, और फिर ठंड आ जाएगी, कौन सा, शीतकालीन। 3 ही सत्र हमारे होते हैं। तो जो सत्र होते हैं, इन सत्र को आहूत करना, सत्र को आहूत करना, सत्र आहूत करने का मतलब सत्र को बुलाना, ठीक है, मीटिंग के लिए बुलाना। एक काम ये करता है, कौन करता है, राष्ट्रपति। क्या हो जाती है, राष्ट्रपति की विदाई करता है। दूसरा काम क्या किया जाता है, सत्रावसान करना। हिंदी में अवसान, अवसान मतलब क्या होता है, समाप्त हो जाती है। तो सत्र का अवसान यानी कि सत्रावसान करना। दूसरा काम तो ये किया जाता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और तीसरा और होता है लोकसभा को विघटित करना, लोकसभा को विघटित करना, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। ये 3 काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आप जैसे मान लो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, 10:30 बजे से आपका सत्र आहूत हुआ, ठीक है, और 1:30 बजे आपको क्या हो जाएगा, सत्रावसान हो जाएगा, ठीक। तो अप्रैल 2026 आएगी तो आपके सत्र का सदन का क्या कर दिया, विघटन कर दिया जाएगा, समझे। फिर जुलाई में क्या हो जाएगा, अगला सदन हमारा उल्टे आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। मतलब जब मीटिंग बुलाई जाए उसको क्या कहते हैं, सत्र को आहूत करना। जब मीटिंग समाप्त की जाए उसको क्या कहते हैं, सत्रावसान करना। और जब उस सदन को ही विघटित कर दिया जाए उसको क्या कहते हैं, लोकसभा को विघटित करना। क्योंकि राज्यसभा का विघटन होता नहीं, राज्यसभा परमानेंट सदन है हमारा, स्थायी सदन, तो लोकसभा को विघटित कर देते हैं। तीनों अधिकार किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास होते हैं। अब मान लिया 10:30 बजे से 1:30 बजे तक आपका सत्र चल रहा है, सत्र मान लिया इसमें चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं या बच्चे हमसे पहले हरिओम सर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लिया आप ही लोगों से कुछ लोग किसी तरीके से क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं, ठीक है, मतलब क्लास ना चलने दें। ऐसे में हम क्या करेंगे, क्लास रोक देंगे, कि ठीक है चलो कोई बतियाइए लो, उसके बाद क्लास चलाएंगे, 5 मिनट के लिए क्लास को स्थगित कर देंगे, करेंगे नहीं बताओ। ऐसा करने का अधिकार किसके पास होगा, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास, या जो यहाँ पे क्लास चला रहा होगा उसके पास। जैसे मान लिया यहाँ पे क्लास हम चला रहे हैं, तो क्लास को थोड़ी देर के लिए स्थगित करने का अधिकार मेरे पास होगा, या मान लिया शुभम सर के पास होगा, कोऑर्डिनेटर सर के पास है, हमारे पास होती। अगर हमारी जगह पे अगर हरिओम सर पढ़ा रहे तो उनके पास होगा, या तभी मेरे पास ही रहेगा, उनके पास हो जाएगा। और पता है हम दोनों लोग चले गए, हमारे स्थान पर पता लगे कोई ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाने आ जाए तो उनके पास होगा, या तभी हमारे लोगों के पास आएगा, उनके पास रहेगा। अरे मतलब जो मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, जो उस समय मीटिंग की अध्यक्षता कर रहा है, उसको बोलते हैं सदन को स्थगित करना, सदन को स्थगित करना। कई बार देखते हैं संसद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा किस टाइप की, खाली बैठे हंगामा कर दिया, कागज के टुकड़े बनाना कैसे करते हैं, विपक्ष के अंदर लोग नहीं करते। तो संसद में हंगामा जब बहुत ज्यादा हो जाता है तब ऐसी सिचुएशन में संसद की कार्रवाई क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं। तो संसद की कार्रवाई को अगर स्थगित करने की बात करें, मान लीजिए लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो मतलब वो कार्रवाई चला रहे हैं, तो सांसद लोग कार्रवाई जाते हैं, तो राष्ट्रपति से फोन करके पूछेंगे क्या जो है स्थगित कर दे क्या है, ऐसा नहीं करेंगे। तुरंत अध्यक्ष क्या करेंगे, लोकसभा की ठीक है हम लोग कार्रवाई नहीं चलने तो शाम तक के लिए कार्रवाई स्थगित करते हैं, अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। वो कर देंगे नहीं कर देंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष उसमें चेयर नहीं कर रहे होंगे तो कौन होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष नहीं होंगे तो पैनल का कोई ना कोई सदस्य होगा। मतलब ये है जो भी व्यक्ति सदन की अध्यक्षता कर रहा है उसको क्या कर देगा, स्थगित कर देगा। क्वेश्चन आपसे कैसे करके बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे करके बनेगा कि संसद के सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता। पहला विकल्प देगा सत्र को आहूत करना,
दूसरा दे देगा सत्र अवसान करना, तीसरा दे देगा लोकसभा को विघटित करना और चौथा दे देगा सत्र को स्थगित करना। कौन सा नहीं होता है? लेकिन सत्र को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता। तो स्थगित वो कर देगा, जो भी चला रहा है वो स्थगित कर देगा थोड़ी बहुत देर। बाकी अब ये अधिकार मेरे पास थोड़ी है कि अप्रैल में आपका ये वितरण कर दिया जाएगा। ये कौन करेंगे? ये हमारे जो सिस्टम इस तरीके से चल रहा है वो करेंगे। हमारे पास कौन सा अधिकार है? हमारे पास अगर हम अपने आप को इस समय के लिए अध्यक्ष मान लीजिए, यहाँ की अध्यक्षता कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो अगर इस समय हम यहाँ के अध्यक्ष हैं तो हमारे पास कौन सा अधिकार है? हमारे पास तो इतना अधिकार है कि जरा नहीं पास करोगे तो 6 बना के जरा देर में करते हैं बस इतना ही तो कर सकते हैं। बाकी और कुछ करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। बाकी टाइमिंग वगैरह जो भी है, कितने टाइम बनाना है, कितने टाइम छोड़ना है, ये बात डिसाइड कर सकती मैनेजमेंट कौन हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा हमारे। फिर इस तरीके तो स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं होता है। बाकी ये तीनों अधिकार किसके पास होते हैं? राष्ट्रपति के पास। क्लियर है बात है? ये तो ये और देखो राष्ट्रपति को और कौन कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे मान लिया ऐसे समझ लो, इस बारे हम राष्ट्रपति हैं और ज्यादा राष्ट्रपति बन जाते हैं मन में ही खाली, ठीक है, ऐसे करके कि हमको मालूम है जनरल की हकीकत है तो वही सिस्टम है। माने इधर के लोग बैठे हुए कौन है? ये राज्यसभा, ठीक है, और इधर के लोग बैठे हुए कैसे हैं? ये लोकसभा। इन लोगों ने आप लोगों ने कोई प्रस्ताव लेके आए, कोई विधेयक लेके आए, साधारण विधेयक मान लीजिए कोई विधेयक लेके आए, आप लोगों ने इधर से पारित कर दिया, आप लोगों ने इधर से कर दिया, फिर ऐसे करके इतने प्रावधानों के साथ ये लोकसभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया। लोकसभा से पारित होकर विधेयक कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। राज्यसभा के पास पहुंचा, राज्यसभा ने क्या किया? इन लोगों ने कहा ये वाली भी ठीक है, ये वाली भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये वाली तो ठीक नहीं है। इन लोगों को खारिज कर दिया इन लोगों ने। लोकसभा ये इतने पूरे प्रावधानों को पारित करना चाहती है, कर दिया, लेकिन इस राज्यसभा ने इसमें 2 प्रावधानों को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो आपस में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? ये कह रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 प्रावधान होने चाहिए, ये कह रहे हैं ना 5 प्रावधान होने चाहिए। लड़ाई हो जाएगी, दोनों नहीं हो जाएगी। और ये कौन सामने आ जाएगा? राष्ट्रपति सामने आ जाएगा। कहते चिंता ना करो, अब ये अलग अलग पारित करवा रहे थे, ऐसा करते इकट्ठा बिठा लेते सबको, ठीक है, सबको इकट्ठा बिठा लेते, इकट्ठा पूछ लेते। अगर इकट्ठा सब लोगों के बैठने पर जैसा बता दे वैसा पारित कर दे। भाई अभी आधे लोगों से अलग पूछा था, आधे लोगों से अलग पूछ, ऐसा करते सबको इकट्ठा बुला लेते। तो क्या बोलते हैं? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेटिंग, संयुक्त बैठक। अगर राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा के बीच किसी तरीके का कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, खासकर साधारण विधेयक के संबंध में, तो साधारण विधेयक के संबंध में किसी तरीके का कोई विवाद हो जाए तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक बुलाना। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ये समझो, क्वेश्चन अगर आपसे है कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता, ठीक है, पहला पॉइंट ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट आपसे अगर पूछा जाए कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 108, ठीक है। तीसरा आपको क्वेश्चन आएगा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चौथा क्वेश्चन आपसे आएगा कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। हम केवल बुला लेंगे, हम आप लोगों को बुला लेंगे, ठीक है, लोकसभा भी आ जाए, राज्यसभा भी आ जाए, इकट्ठे बैठो और उसके बाद जैसा निर्णय हो वैसा बता देना, ठीक है। तो ऐसे में इन लोगों के बीच का कोई अध्यक्ष नहीं हुआ, इधर की जो लोकसभा के लोग बैठे, इन्हीं में का जो अध्यक्ष होगा उनको अध्यक्ष बना देगा, ये अपने हिसाब से चलाएंगे सबको, ठीक है। कौन पावरफुल हो जाएगा? ये लोग पावरफुल हो जाएंगे कि राज्यसभा वाले पावरफुल रहेंगे? पावरफुल रहेंगे। सीधी बात, क्योंकि एक तो इनकी संख्या ज्यादा है, पहली बात तो संख्या ज्यादा है, और दूसरे अध्यक्ष भी इन्हीं का है, तो पावरफुल कौन हो जाएगा? लोकसभा वाले पावरफुल हो जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है? संयुक्त बैठक के राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में आ जाती है। पहला पॉइंट संयुक्त बैठक के बारे में कि संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष होता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होता, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, कभी भोट पी जाना है, राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता करता है। कहाँ से प्रावधान लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। आर्टिकल पूछा जाए कौन सा है? 108। बस 4 पॉइंट है,
संयुक्त बैठक में 4 ही पॉइंट ध्यान रखने हैं, बाकी और कुछ ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कौन बुलाता है, बिना देख बुलाते कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल में है, 108 में। कहां से लिया गया है, बस इतना सा है। तैयार हो रहे हैं आप लोग, वैसे बहुत एकदम क्लियर है। जरा एक बार बता दें आप लोगों को, जरा देर में तैयार हो जाता है। नोट कर लो। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, ठीक है। एक एक करके जो ना लिखा मिले उसको लिख लो, और जो चेंज करने की थोड़ी लैंग्वेज है उसको चेंज करो। देखो पहला पॉइंट लिखो, सभी विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है, लिख लिया, सभी विधेयकों पर अपनी अनुमति देता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। ये आधी बात छूट गई, इसको देखते हैं। ऐसे थोड़ी मनोनीत कर देगा भाई, कोई ना कोई आधार तो होना चाहिए, वरना ऐसे टाइम किसी को मनोनीत कर दे, कुछ ना कोई बेसिक आधार वो ले सकते। इसको देखते हैं क्या क्या आधार है। देखो राज्यसभा में मनोनीत करेगा जरूर, लेकिन किनको करेगा ये भी तो पता होना चाहिए, किनको करेगा। ऐसे लोग जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान या फिर समाज सेवा, ऐसे लोग जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में अगर विशेष कार्य किया हो, उन्हीं को राष्ट्रपति क्या करेंगे, राज्यसभा में मनोनीत कर देंगे। ऐसे थोड़ी किसी कर देंगे कि हाँ जो हमें उठाए बना देते जाके, पता लगे कुछ कराई नहीं, ठीक है। ऐसे किसी बना सकते क्या, नहीं बना सकते। ऐसे व्यक्ति को ही मनोनीत करेंगे जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई अच्छा कार्य किया। जैसे मान लिया कोई एनजीओ बोल रहा है, एनजीओ के माध्यम से पता लगे शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहा है, बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, समाज सेवा होगी। या क्या नाम है, कैलाश सत्यार्थी, नाम सुना कैलाश सत्यार्थी, कौन से लोगों कोई उन्होंने जो बाल श्रम को रोकने के लिए बना रहा है, कुछ एक साथ में कुछ लोग एक साथ पुरस्कार मिला करें, तो बाल श्रम को रोकने के लिए आंदोलन चलाते हैं, तब एक एनजीओ चलता है, कोई एनजीओ चलता है, मतलब बाल श्रम को रोकने के लिए काम कर रहा है, तो क्या है, वो समाज सेवा ही है। तो ये ऐसे लोग क्या कर सकते हैं, मनोनीत कर सकते हैं। कोई आपके सचिन तेंदुलकर, रेखा, ये लोग कौन है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में या फिर खेल में अच्छा कार्य किया है, किसमें, कल्चर, कौन है, कला, कला के लिए कल्चर है, तो कला के क्षेत्र में अच्छा काम किया है, मनोनीत कर दिया। तो ऐसे लोगों को क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 4 आधार ध्यान रखिए, 4 आधार कौन से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। याद हो जाएंगे चारों, बता दें। पर देखिए नंबर 1 साहित्य, कला, विज्ञान, समाज, फिर 4 अब बिना देखे बताया। चारों आधार नंबर 1 साहित्य, नंबर 2 कला, नंबर 3 विज्ञान, नंबर 4 समाज। 4 आधार है, इन 4 आधारों पर राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। 4 आधार कि 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, उनके आगे आधार लो, आधार पर साहित्य, कला, विज्ञान और समाज। ठीक, अगला पॉइंट, अगला ये वाला कि संसद के दोनों सत्रों को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा का विघटन करना, ये 3 अधिकार किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति के। आहूत करना मतलब सत्र को बुलाना, सत्रावसान करना मतलब सत्र को समाप्त करना, और पूरे सदन को विघटित कर देना, लोकसभा को विघटित कर देना। तीनों किसके पास होते हैं, राष्ट्रपति पर। साइड में एक छोटा सा लिख लो, स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। तो क्या बोलते हैं, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, प्रेसिडिंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है जो सदन की अध्यक्षता कर रहा है। तो स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ये हो गया एक संयुक्त बैठक वाला लिखो, संयुक्त बैठक वाला ऐसा लिखो, अनुच्छेद 108 के अनुसार, संयुक्त बैठक लिखो, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अगला पॉइंट, संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, ये हो जाती है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। इन्हीं विधायी शक्तियों में से ही एक शक्ति और निकल के आती है, वो कौन सी है? अध्यादेश शक्ति। ऑर्डिनेंस निकाल रहे हैं, अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश क्या होता है? ठीक है, अध्यादेश क्या होता है? देखिए इन्हीं विधायी शक्तियों में से ही निकल के आएगा अध्यादेश शक्ति। अध्यादेश शक्ति के लिए पहले तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है। इसका आर्टिकल अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, कौन सा हो जाएगा? 123। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब होता क्या है अध्यादेश जारी करना? कानून यानी कि विधायिका के पास कौन सा अधिकार होता है? कानून बनाने का अधिकार। मान लिया कोई भी कानून अगर बनना है तो लोकसभा में आया, लोकसभा के पास कहाँ पहुंचा? राज्यसभा में पहुंचा, और राज्यसभा के पास कहाँ पहुंचेगा? राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। यही प्रोसेस होती है। ये आगे जो सकते हैं कोई विधेयक पहले चाहे लोकसभा पहले ले आए, राज्यसभा पहले ले आए। मान लिया कोई विधेयक पहले लोकसभा में आया और लोकसभा के पास मुझे कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राज्यसभा के पास, और राज्यसभा के पास मुझे कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या विकल्प होते हैं? तो पहला विकल्प होता है उस विधेयक पर अपनी अनुमति दे देना, अनुमति दे देना। अनुमति दे दी तो कोई दिक्कत ही नहीं, कानून बन गया अपने। दूसरा विकल्प राष्ट्रपति के पास होता है अनुच्छेद 111 के तहत। दूसरा विकल्प होता है उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापिस कर देना। कि पारित तो तुमने किया है, में ऐसा लगा तो जल्दबाजी पारित कर दिया है, बहुमत समझ तुम्हारे पास ज्यादा था, इसलिए तुम विचार विमर्श नहीं किया, गड़बड़ लग रहा है थोड़ा सा, एक बार जब पुनर्विचार करो। राष्ट्रपति क्या कर सकते? विधेयक वापिस कर देंगे। उसको क्या होता है? पुनर्विचार के लिए वापिस करना। ठीक है, इसको बच्चे डिटेल में देखेंगे तो क्यों आएगा। ठीक, अगला विकल्प राष्ट्रपति को कौन सा होता है? उस विधेयक को खारिज कर देना, खारिज कर देना। खारिज कर देने का मतलब है विधेयक खत्म। ठीक है, विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया, विधेयक को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया, बिना बेकार करके खारिज कर दिया। कब खारिज करेंगे इसको भी देखेंगे आगे। एक विकल्प ये राष्ट्रपति के पास होता है, राष्ट्रपति उस विधेयक पर कुछ ना करे, राष्ट्रपति उस विधेयक पर कुछ ना करे, मतलब ना तो पुनर्विचार के वापिस कर रहे हैं, ना ही उसको खारिज कर रहे हैं, तो अनाही साइन कर रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का वीटो। ठीक है, ये हो जाता है राष्ट्रपति का वीटो। लेकिन अगर अनुमति दे दी तो वो विधेयक क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। ये प्रोसेस होती है किसी भी विधेयक को कानून बनने की। अब मान लिया कोई सिचुएशन ऐसी आ गई कि लोकसभा सत्र में नहीं है या फिर राज्यसभा सत्र में नहीं है। एक काम तो होगा जब ये लोग मीटिंग में होंगे, जैसे तो मानसून सत्र चल रहा है, तभी तो कोई विधेयक पारित होगा और सत्र ही नहीं होगा तो विधेयक थोड़ी आ जाएगा। मान लिया लोकसभा या राज्यसभा इन दोनों में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं है, तो अचानक ऐसी परिस्थितियां बन जाए कि कोई कानून पारित करना ही करना है, तो ऐसी सिचुएशन में एक अस्थायी कानून पारित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसी अस्थायी कानून को क्या कहते हैं? अध्यादेश। ठीक है, जैसे मान लिया अभी हम लोग का सेशन चल रहा है, सत्र चल रहा है, तो किसी भी तरीके का कोई भी पूछना है या कुछ भी बताना तो यही पे बताएंगे पूछे। अब मान लिया यहाँ से अपन सेशन समाप्त हो गया, सेशन कैसे होना भाई सत्र आपका कंप्लीट हो गया, 1:30 बजे से यहाँ से चले गए, आप घर पे पहुंचे और घर पे पढ़ने के लिए पहुंचे, कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ पढ़ने की किताब खोली, मन में कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान नहीं आ रहा कि हाँ इस चीज को जो है और ये सही लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे होते तो आप हमसे पूछते थे, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है, राष्ट्रपति यहाँ पर प्यारा से डिस्कस कर लेते, क्लियर हो जाता था। ठीक है, लेकिन घर पे तो पता लगे खाली लोकसभा में हुई है, राज्यसभा अपने घर में हुई है, राष्ट्रपति अपने घर में हुई है। ठीक है, तो ऐसे में कोई परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। ऐसी सिचुएशन, लेकिन दिमाग में तुरंत क्यूरियोसिटी आ रही कि ना ये वाला अभी कर दे वरना कल तो भूल जाएंगे। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में हमारे आपका सोर्स नहीं है, कुछ भी उस चीज को जानने का सोर्स नहीं है, तो क्या करेंगे? गूगल बाबा का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, गूगल बाबा का सहारा लिया, गूगल बाबा ने नहीं बताना, गूगल बाबा ने बता दिया कि हाँ इसका ऐसा ऐसा करके होना चाहिए। ठीक है, तो गूगल बाबा ने बता दिया, लेकिन हल्का सा डाउट है
आंसर सही नहीं है। बता तो दिया गूगल आपने, लेकिन कुछ हल्का सा में डाउट लगा। हमेशा गूगल सही है थोड़ी बोलता है भाई, कई बार गड़बड़ भी बोल देता है गूगल, तो डाउट लग रहा है हमें कि हाँ ये कुछ हल्का सा गड़बड़ है, लेकिन उस समय डाउट क्लियर कैसे करें, कर ही नहीं सकते, क्योंकि इधर लोकसभा भी राज्यसभा भी नहीं बैठी हुई, अपने घर पे बैठे हुए, राष्ट्रपति को भी अपने घर पे बैठे हुए। तो ऐसे में आप लोग क्या करें, टेम्परेरी तौर पे इसका सहारा ले लेंगे, गूगल का सहारा ले लेंगे। ऐसी सिचुएशन कई बार राष्ट्रपति के सामने बन जाती है, ना तो लोकसभा सत्र में है और ना ही राज्यसभा सत्र में, तो किन से कहीं कानून लेके आओ, चाहे एक सत्र में नहीं है या दोनों सत्र में नहीं, लेकिन परिस्थितियां अचानक बिगड़ जाए कि ना अभी तुरंत कानून लेकर आना है, ऐसी स्थिति में इनकी मीटिंग आने का इंतजार करेंगे या पहले कोई टेम्परेरी सोल्यूशन निकालेंगे, कोई टेम्परेरी सोल्यूशन निकाल लेंगे। वही टेम्परेरी सोल्यूशन क्या होता है, अध्यादेश। यानी कहने का ये है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश पहला तो आपको आर्टिकल ध्यान रखना है, कौन सा आर्टिकल है, 123। दूसरी आपकी परिस्थिति ध्यान रखिए, यदि संसद का एक सदन या संसद के दोनों सदन, दोनों सिचुएशन हो सकती है, अगर एक सदन सत्र में नहीं है दूसरा नहीं है तब भी काम नहीं चलेगा, ठीक। अगर संसद का एक सदन या संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है, ठीक है, और अचानक परिस्थितियां बदल जाए और कोई कानून पारित करना जरूरी हो, तो ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अनुच्छेद 123 के तहत कोई अध्यादेश जारी कर देंगे। ये टेम्परेरी होता है, जैसे आपने भी गूगल से पूछ लिया तो टेम्परेरी तौर पे हो गया, अगले दिन आए यहाँ पे हमसे आपस हमने डिस्कस कर लिया और डिस्कस करने का कोई चीज क्या हो गई, हाँ ये वाली चीज सही है तो ये परमानेंट हो गई, ठीक है, और अगर गलत निकली तो ये क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगी। भाई अध्यादेश के बारे में होती है, अभी राष्ट्रपति ने इसको जारी कर दिया, जब दोबारा संसद सत्र में आएगी तब इसको संसद में रखवाया जाएगा, अगर संसद ने पारित कर दिया तो परमानेंट कानून हो जाएगा, खारिज करने के बाद खत्म, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश, इसको डिटेल में कल करें, ठीक है। एक सर राज्यपाल भी अगर कार्यकाल चल रहा है तो बीच में हटा सकते हैं, राज्यपाल का जैसे आनंदी में कोई का कार्यकाल चल रहा है, हाँ। द्रौपदी मुर्मू हटा सकते हैं। हाँ, राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, चाहे 5 साल पूरे हुए हो ना, क्योंकि वो राष्ट्रपति के साथ ही अपनी बनते रहता है, किसी भी राज्य का राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के बाद थोड़ा सा कठिन रहता है, राज्यपाल को हटाना कोई कठिन काम नहीं, जैसे जहाँ आराम चला है, ठीक। एक मैंने स्टेज में नहीं किया था, मैंने कहा जब फिर तो वही तो ना था, मैडम